जय हिंद फ्रेंड्स। नौजवान क्रांति की धारा में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। कुछ ऐसी शख्सियतें इस देश में, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज इस देश में जिन्होंने संघर्ष के बल पर, युद्ध के बल पर, संघर्ष के बल पर अपना एक मुकाम हासिल किया। विवेकानंद जी कहते थे कि मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे लोग मनुष्य कहते हैं। सर, वो जो सुकून है ना, जब लोग संकट में हैं, देश संकट में है, मुल्क संकट में है, और आप आगे आकर इस तरह से आउट ऑफ टर्न मदद करते हैं, असर क्या होता है सर? ये जो शरीर है ना सर, ये मन अमृत का तो आदि ही नहीं है सर। ये जिसको हम अमृत कहते हैं उसका ये आदि ही नहीं है। अमृत ढूंढता है, ये कहता है कहीं अमृत मिलेगा। अमृत, दुनिया में जितनी भी कड़वी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हमने कड़वे को स्वाद ही नहीं बनाया। कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना क्या, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं, जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस, बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में आईएएस बनना बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एएफएमसी निकालना उपलब्धि है सर, आईआईटी में पढ़ना उपलब्धि है सर, आईआईएम में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, आईएएस निकालना उपलब्धि है सर, सुप्रीम कोर्ट में बार लॉ का मेंबर होना उपलब्धि है सर। बाकी इस देश में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी चीज, लेकिन उपलब्धि है सर। मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर। ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे, तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। मां बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर ये ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। ताकि हमने आदत जो डाली है, हमने अमृत की आदत ही नहीं डाली। और आदत है सब, आदत एक इतनी प्यारी चीज है सर, मैं डिस्कस करूंगा। आदत एक ट्रायंगल है सर, आदत, त्याग और तपस्या, बस होगा सर। इतिहास के साथ कभी कभी बड़ी बदतमीजियां की जाती हैं सर। भारत के इतिहास के दो दुश्मन हैं, एक मैक्स मूलर। ये जितना भी आज भारत में कांड चल रहा है सर, अंग्रेजों के दो शैतान, 1857 के बाद अंग्रेजों के दो शैतान, जिन्होंने इस देश में संप्रदायवाद को जन्म दिया, जिन्होंने इस देश में जातिवाद को जन्म दिया, और वो अदृश्य दुश्मन है सर। एक है मैक्स मूलर, शैतान है सर, शैतान, एफ मैक्स मूलर। उसको काम ही यही दिया गया था। उसको उसने 5 वॉल्यूम में ट्रांसलेशंस किए हैं, 5 वॉल्यूम में, बड़ा गंदा वॉल्यूम। और दूसरा है विंस्टन आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ। द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, अर्ली। ये दो भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और जब तक इन दोनों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, मैं इन दोनों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं सर, इनकी किताबों पर, कि देखिए इन्होंने भारत के इतिहास को कैसे प्रेजेंट किया। मैं इन दोनों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं सर, कि भारत के लोगों को पता चले कि इतिहास का कैसा आईना इन्हें दिखाया गया, हर चीज का कैसा रूप इन्हें दिखाया गया। और सिर्फ इसलिए जिससे कि डिवाइड एंड रूल की नीति को बढ़ाया जा सके, कर रहा हूं। जज्बा बनाकर रखिए, कुछ भी हारेगा दुनिया में। अगर जैसे लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं वादा करो, मैं नहीं करता सर। गारंटी दो, वो तो दे ही नहीं सकते सर। दुनिया में मौत को छोड़कर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आकस्मिक है तो दुख होता है सर, महामारी है तो दुख होता है सर। घर में जब भी मौत होती, किसी की, कोई बेसहारा होता है सर, वो एक असहाय घटना है सर। इस महामारी के दौर में मैंने अपना एक भतीजा खोया सर, 28 साल का सगा भतीजा। 8 मार्च, इसी 8 मार्च मेरे घर पर भागवत खत्म हुई। 8 मार्च, 10 मार्च को सुबह 5 बजे मैं उसे, अपनी भाभी, अपनी भतीजी को गोंडा के बस स्टेशन पर छोड़ने गया सर। जब मैं छोड़ने गया सुबह 5 बजे, तो रास्ते में ही लखनऊ की बस मिल गई। तो उसने हमसे कहा कि चाचा जी ये बस रुकवा दीजिए, लखनऊ जा रही है।
और इस बार जब हमसे मिला तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम तो हमसे बात ही मत करो, तुमसे जब मैं कह रहा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी करो, 1 साल मेरे कहने पे चलो तो चाचा। तो जाते जाते उसने मुझसे कहा कि अब 1 साल तक जो भी कहोगे वो करूंगा। बस यही उसके अंतिम शब्द है। बस यही उसके अंतिम शब्द थे। धोखेबाज। शायद घर के लोग समझ नहीं पाए, शायद घर के लोगों को एहसास नहीं हुआ। एक ही बेटा था सर, 2 बेटियों पर एक ही बेटा था। हम सब ने दर्द को झेला है सर। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है, लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं, गुरुद्वारे में खाना खाया हूं, एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वारी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर ही लिखता हूं, लिव डेंजरसली। जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया, जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं एमबीए कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाईकोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना, वो वरदान बन गया सर। बहुत बहुत बड़े सहयोगी रहे मेरे संघर्ष के। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, पता नहीं हो सकता कहीं मुझे बैठकर सुन रहे हो। किसी जमाने में विमर्श नाम की इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे सर। वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे, और बड़ी मदद करते थे। और मैं उनके साथ, मनमोहन चौराहे पे मस्जिद है, मैं वहीं पे उनके साथ कभी कभी रहता था। अटाला ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर। वो मेरे संघर्ष के बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं सर। इंसर्च एकेडमी चलती थी, कुंदन राय भाई हमारे, पता नहीं हो सकता शायद हमें कहीं सुन रहे हो, उन्होंने बड़ी मदद की सर। सबसे अहम आदमी जो रहा, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है सुरेश सिंह। एटीएन एकेडमी चलाते थे सर। वो पहला आदमी है मेरे जीवन में जिसने मुझे एक अच्छी रकम मेरे हाथ में रखी पढ़ाने के एवज में। अरे कहा हो जा सर, आप पैसा ले जाइए, और कभी आपको जरूरत हो तो हमसे मिलिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं सुरेश सिंह। बहुत मर्दाने किस्म के आदमी, अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, लेकिन उनसे बड़ा अच्छा हो रहा।
फिर मैं दिल्ली चलाया, मेरे एक बड़े अहम सहयोगी रहे नीरज तिवारी जी, उन पर तो मैं एक अलग क्लास ले ही लूंगा, बड़ा रोल रहा उनका मेरे जीवन में। और मेरे मित्र हैं मनोज जायसवाल, अभी वो एक इंटीग्रिटी आईएएस करके संस्था चलाते हैं, उनका एक बड़ा अहम रोल रहा, बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में। और नीरज भारद्वाज जी हैं, राव आईएएस में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। के बशर साहब हमारे इकोनॉमी के टीचर हैं, उनका नाम लिए तो मैं वो बात, ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं, और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक ऋण है मेरे ऊपर, वो ऋण भी चुकाऊंगा सर। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। सर मैं आगरा पढ़ाने गया, हमारे अमित भाई वहां कोचिंग चलाते हैं, सीएन सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का, सेंटर ऑफ एम्बिशन आगरा में, बड़ी फेमस कोचिंग है। अमित भाई चलाते हैं, अमित सिंह हमारे बहुत जबरदस्त आदमी, बड़ा फैंटास्टिक टाइप के आदमी है। आज भी हमको बुलाते हैं वो, आप आगरा एंटर करेंगे तो चौराहा पड़ता है, वही चौराहे पे उनकी कोचिंग है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। तो मैं उनके यहाँ पढ़ाने गया, क्लास लेने गया, तो सर मेरे जो कपड़े थे पढ़ाने वाले वो गीले थे, पैसा था नहीं जेब में, और कॉल आ गई कि भाई आपको वहां आके पढ़ाना है। मैंने कहा यार वहां पढ़ा देंगे तो 10-20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो सर नीरज तिवारी ने क्या किया, वो जो मेरे कपड़े गीले थे, वो बंदा, हम यहाँ से आए सराय काले खां, और सराय काले खां से हमने बस पकड़ी और हमें आगरा जाना था, तो वो रास्ते भर को मेरी शर्ट को बाहर ऐसे लटकाया रहा कि हवा चलेगी तो सूख जाएगी। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर, हर रंग हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं। मटन करी बना ले तो ताराचंद में बम बनाना भी सिखाया जाता है सर। हमारा केपीयूसी छात्रावास तो उसमें डिग्री देता है सर इलाहाबाद में कि कितनी आवाज पैदा होती है। इलाहाबाद एक बहुत ही महान सेंटर है सर, बहुत महान, विद्या का क्षेत्र है, हिंसा का क्षेत्र है, क्रांतिकारियों का क्षेत्र है, और उसको फिर से एक बार भारत के पटल पर उभरना पड़ेगा। जब भी भारत का पुनरुत्थान होगा तो उसकी धारा फिर से इलाहाबाद से ही बहेगी, क्योंकि उस मिट्टी में है कुछ। हमारे यूनुस खान साहब हैं, परिवर्तन आईएएस चलाते हैं, बहुत ही जबरदस्त आदमी, पॉलिटी पढ़ाते हैं, और क्या पॉलिटी पढ़ाते हैं सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष अब तो सर ये लगता ही नहीं सर। यही मैं आपसे कहता हूं, कभी फुर्सत मिली तो अपने ऊपर ही पूरी कहानी सुना दूंगा। आज पूर्वी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं सर। तो पूर्वी प्रश्न की जो कहानी है उसमें पहले कितनी कंट्री थी? 5 कंट्रियां थी। कौन कौन सी? ईस्टर्न यूरोप, दूसरा ऑटोमन एम्पायर, तीसरा रशिया, चौथा ब्रिटेन, पांचवा फ्रांस। ये 5 कंट्रियां थी। मेन कहानी शुरू हुई क्रीमियन वॉर से। इनका उद्देश्य क्या था? रेशम मार्ग को कब्जा करना। अब रेशम मार्ग का इंपॉर्टेंस क्या था? 19th सेंचुरी के खत्म होते होते ये जो रेशम मार्ग जगह है, जहां पे आज मस्जिद अक्सा है, जहां पे लड़ाई चल रही है, फिर शूटिंग हो गई मस्जिद अक्सा में। अब ये जो एरिया है इजराइल वाला, जो आज आप इजराइल, पैलेस्टीन, सऊदी अरब का जो एरिया देखते हैं, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच का एरिया, ये रेशम मार्ग, सिल्क रूट के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही। फिर यहां पे बन गया सुइस कैनाल। ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। और फिर यहां मिल गया ऑयल। इन 3 चीजों ने इस जगह की कीमत इतनी बढ़ा दी सर। सिल्क रूट की वजह से तो कीमत थी ही, सुएज कैनाल ने और कीमत बढ़ा दी, और ऑयल ने तो बवाल ही कर दिया सर। और 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी के खत्म होते होते इन 5 के अलावा 2 और एंट्री कर गए इसमें। एक जर्मनी बर्लिन कांग्रेस से, और दूसरा ऑस्ट्रिया। अब 7 लंबरदार। कितने लंबरदार? 7। अब इस एरिया के 7 लंबरदार, 7। क्रीमियन वॉर में रशिया हारा, ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो में उसको फायदा हुआ। बर्लिन कांग्रेस में सारा फायदा धुल दिया गया। रशिया पागल, बेकाबू। लेकिन मैंने कहा जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के। लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे सर, ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के 2 तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी और
अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माताजी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां, पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर। यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने पैसा दोगे? बहुत हमारे सिंपैथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता? अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में है सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में साइकिल को जगह दे सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर। मस्त रहेंगे सर। और कभी आपको लगे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, आप आइए दिल्ली और हमारे साथ साइकिलिंग करिए 60 किलोमीटर की 1 गो में। और हार नहीं कर पाए सर, छोड़ देंगे पढ़ाना, कभी कैमरे पर नहीं आएंगे सर। जिसको भी लगे। और सर अक्टूबर में तो भारत यात्रा करने जा ही रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे भारत की सड़कों पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आइए सर, आपसे मुलाकात होगी भारत की सड़कों पर। मैंने लखनऊ से दिल्ली की यात्रा भी इसीलिए की थी। मेरे बड़े सारे मित्र कहते थे बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, बोलने के लिए तो हम भी बहुत बोल दे। नहीं सर, मैं डरता भी हूं सर, पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर। उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर। बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था। शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, शॉर्टकट की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता क्या सर? स्वस्थ शरीर। ये जबान इतनी बड़ी सर। दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहा यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में। तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, मैं मिश्रा जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मिश्रा जी ने बहुत साथ दिया, चाणक्य एकेडमी चलाते हैं और बहुत ज्यादा साथ दिया उन्होंने। तो चंद्रदीप सरकार ने जब हमें ब्रेवो स्कूटर पे देखा, बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अरे मैंने कहा पागल हो मैं, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत है? नहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त। वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई है। तो कहता कौन? कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर। लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर। तो खैर कहानी का पार्ट ये है, कहानी ये है सर कि ये 7 लंबरदार, ये 7 लंबरदार बनारस पूर्वांचल के चक्कर में 10,000 करोड़ का कारोबार है सर पूर्वांचल का, अफीम, रेशम। ये 7 लंबरदार, मुख्तार अंसारी, हरशंकर तिवारी, ये 7 लंबरदार, अब मैं नाम नहीं लूंगा सर, ये लंबरदार हैं सर। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत।
रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। हमें तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश किया हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 18-19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा। पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा। किसको नहीं मारा उन्होंने? जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे? वो जब अंग्रेज थे तो तुम कहां थे? बहुत मारा पटक पटक, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। कहानी आगे चलेगी तो 7 लंबरदार किसके चक्कर में? रेशम मार्ग के चक्कर में। रेशम मार्ग, स्विस कैनाल, ऑयल। रशिया बड़ा झटका खा गया। किसमें? बर्लिन कांग्रेस में। पर सर झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर। हार जीत तो चलती रहेगी सर। उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था। डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था। कभी गुजरात, कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद, महमूद खलजी मालवा हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रणजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से। पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो? सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास तोप रखे हैं। अपनी बिटिया के शादी में लगाओगे? ये सब क्यों बनाए थे फौजे खास? लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते। नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा। हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि ये बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे। अगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में 2 ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब कहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। रशियन है, ठीक है, खेल चल रहा है। पैन स्लाविज्म, पैन स्लाविज्म, पैन, एक नया नाटक शुरू हुआ पैन स्लाविज्म। सर्बिया ने शुरू किया पैन स्लाविज्म, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और इसको टक्कर तुरंत दिया किसने? टर्की ने। टर्की ने में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, यंग टर्क मूवमेंट। पैन स्लाविज्म मतलब अखंड सर्बिया। इन्होंने कहा हम अखंड सर्बिया बनाएंगे, जैसे हम अखंड भारत बनाने के फिराक में है, और इंशाअल्लाह हम जरूर बनाएंगे। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आना तो है सर। ये मैं सही तौर पे नहीं बोल रहा हूं सर, इसके पीछे बड़े गंभीर रीजन है सर। आना तो है सर, जाएंगे कहां? मजबूरी है सर। विश्व का समीकरण ऐसा बन रहा है, भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत अंधेरा छा रहा है भारत में। जितना घना अंधेरा छा रहा है ना सर, उससे ज्यादा चमकदार उजाला होगा। ये तो होना ही सर। अमेरिका पैदा हुआ 1787 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम पैदा हुए 1947 में, उसके यहां भी अंधेरा छाया 1860 में, सिविल वॉर। 73 साल बाद हमारे यहां भी अंधेरा छा रहा है, 73 साल बाद। और उस अंधेरे के बाद जब अमेरिका में उजाला हुआ, सुपर पावर, उजाला होगा सर। बहुत नई शक्तियां पैदा हो रही। ये अंधेरा जरूरी था लोगों को ठोकर देने के लिए, जरूरी था जगाने के लिए। अखंड सर्बिया, अखंड, इन्होंने कहा अखंड सर्बिया बनाएंगे। ईस्टर्न यूरोप में जितने सर्ब लोगों का क्षेत्र है उसको मिलाएंगे और उसको मिलाकर बनाएंगे अखंड सर्बिया। इन्होंने कहा यंग टर्की मूवमेंट में कि हम पॉलिटिकल और कल्चरल सुधार करना चाहते हैं। किसने कहा? टर्की के यूथ ने
और टर्की के मिलिट्री कमांडर्स ने, मिलिट्री कमांडर्स बोले हम राजनीतिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सुधार, रिफॉर्म्स। सुल्तान ने कहा पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं संविधान, मानव रचित मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, और हम चाहते हैं पार्लियामेंट। कहते ना यूरोप को जुकाम होता है तो टर्की को भी छींक आती है, तो जुकाम तो उन्हें हो ही रहा था 19वीं शताब्दी से, 19th सेंचुरी से यूरोप क्रांतियों से गुजर ही रहा था। ये पड़ोसी हैं, गर्मी तो इनके तक पहुंच रही थी। इन्होंने कहा हमें भी सुधार चाहिए, राजनीतिक सुधार, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, कल्चरल सुधार चाहिए। बोले मतलब? बोले जो तुर्की टर्किश लैंग्वेज है वो पूरे ऑटोमन एम्पायर में उसको लागू किया जाए। लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स सर। कल हमारे प्रधान जी बोल रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि भैया अवधि में बोलो, ज्यादा मिठाई, हम आवत रहन, हम गोंडा जाते हैं जब, तो अवधि इतनी प्यारी बोली है सर, अरे बाप रे बाप, कहां हो जा, कहां रहे हो सर? उस बोली में इतनी ताकत है ना कि अगर यूरोप में कोई बोल दे, हमारी बेटियां कभी कभी बड़ा उससे परहेज करती, बाबा डोंट टॉक लाइक दिस। अरे मैंने कहा बेटा डोंट टॉक लाइक दिस का मतलब ये नहीं है, इट्स अ वेरी स्वीट डायलेक्ट। तुम प्रधान जी से निवेदन किया ना कि प्रधान जी देखो ऐसा है, अवधि में बोलो, लेकिन प्रधान जी कालम में धोखा देंगे, खड़ी भाषा में बोले लागे कि जो अभाव में जिएगा वो प्रभाव पैदा करेगा। प्रधान जी आपको ऐसे कहना चाहिए था, जे अभाव में जी ते प्रभाव पैदा करी। अपनी बोली से किस बात का शर्माना सर? मारवाड़ी, पंजाबी, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं अपनी बोली पे बहुत गर्व करते हैं सर। टर्किश, अब एक कह रहा है कि हम स्लाव संस्कृति को प्रमोट करेंगे और दूसरी पार्टी कह रही है हम टर्की संस्कृति को प्रमोट करेंगे, यानी भविष्य में झगड़ा होगा सर। वेस्टर्न यूरोप में कौन सा आंदोलन चल रहा है? अखंड सर्बिया आंदोलन, ग्रेटर सर्बिया। और ओटोमन में कौन सा आंदोलन चल रहा है? यंग टर्क मूवमेंट। ये किस चीज का विस्तार करना चाहते हैं? टर्किश कल्चर का। ये किस चीज का विस्तार करते हैं? स्लाव कल्चर का। मतलब झगड़ा होगा, मतलब झगड़े की संभावना बनी हुई है, और जब झगड़े की संभावना बनी है तो जो आदमी जागरूक है वो तैयार होगा। तो 1911 में आप देखोगे ईस्टर्न यूरोप में एक संगठन बना, बाल्कन लीग। ईस्टर्न यूरोप में एक माउंटेन रेंज है बाल्कन्स, बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर का काम करता है वो। तो वहां पे जो है पॉलिटिकल साइंस में वहीं से वर्ड आया बाल्कनाइजेशन, तो वहां के कंट्रीज को बाल्कन नेशंस बोलते हैं। तो बाल्कन लीग बनाई 1911 में ईस्टर्न यूरोप के देशों ने। किसने किसने बनाई? सर्बिया था इसमें, मॉन्टेनेग्रो था इसमें, रोमानिया था इसमें, बुल्गारिया था इसमें। ये सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक लीग बनाई, बाल्कन लीग। लड़ाई होगी सर, और इसके आगे का परिणाम रहा बाल्कन युद्ध, बाल्कन वॉर्स, बाल्कन युद्ध। तो कहानी कहां से शुरू हुई? क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर से कहां पहुंची? बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस का महत्वपूर्ण घटना क्या रहा? दो नए नंबरदारों की एंट्री। कौन से दो नए नंबरदार? ऑस्ट्रिया और जर्मनी। लेकिन रूस ने हार नहीं मानी और फिर कहानी शुरू हुई पैन स्लाविज्म की। ईस्टर्न यूरोप में अखंड सर्बिया का आंदोलन, तुर्की में यंग टर्क का आंदोलन, और भविष्य में कल्चरल डिस्प्यूट की संभावनाएं बनी रही। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपसे आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको दो झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर 10 20 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं। उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार? जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने। हमसे कहते हैं डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे, अरे एकदम कहे, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर, जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर,
कोशिश करके देख लो, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटरलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरा एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में ना बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? कहीं गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गोबर खाए होगे। नहीं नहीं, अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। नहीं मन लग रहा है, नहीं कोई काम है, बाहर जाके पुलिस वालों की दिक्कत बढ़ाओगे। बाल्कन युद्ध, क्रीमियन वॉर, बर्लिन कांग्रेस, पैन स्लाविज्म, बाल्कन युद्ध। और बाल्कन युद्ध में 2 बाल्कन वॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सर, 2 बाल्कन। अब आपको पता चलेगा कि ऑटोमन एम्पायर का चीरहरण कैसे हुआ। अब यही मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमन एम्पायर का चीरहरण। बड़ा ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर गले लग के, अरे चाचा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हम अब्राह्मणिक रिलीजन का भाई 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 भाई। राजनीति और महत्वाकांक्षा में कुछ भी नहीं होता सर। जिस ब्रिटेन ने टर्की का साथ दिया पूरी 19th सेंचुरी में, उसी ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटेन में डाल के घुमा दिया टर्की को। टर्की ऐसे देखता रहेगा, भैया ब्रिटेन ने टर्की को शोले का ठाकुर बना दिया, हाथ बांध दिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और बोला यह हाथ हमें दे दे ठाकुर। टर्की ने कहा नहीं, बोला दे दे, यह हाथ हमें दे दे ठाकुर। और दोनों हाथ लिए घूम रहा है। तब एर्डोगन के जो चिल्लाते ना, एर्डोगन ये वो वही ठाकुर है, ये वही ठाकुर है। बड़ी तड़फ है एर्डोगन के अंदर, आपने देखा इन्होंने एक सीरीज बनाई अर्तुगरुल गाजी, ये वही तड़फ है। ये दोनों हाथ कटे हुए, कंबल ओढ़े हुए। गाजी बनना इतनी आसान बात है सर, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने के लिए। जीतना पड़ता है सर, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने। गाजी बने हैं लोग, इतिहास तो एक से एक गाजी रहे। बाबर जैसे फ्रॉड गाजी भी रहे। बाबर तो फ्रॉड ही गाजी है, ओ गाजी थोड़ी। गाजी तो बहुत बड़ी चीज है सर। हमारे बड़े सारे मुसलमान भाई हमसे नाराज होते हैं कि तुम यार अलग ही डिफिनेशन देते हो। अलग डिफिनेशन? 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता। पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। और कहे तो भैया अरे बाप। और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता है, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं। 1 घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा की वो लाइन फॉलो कर ले, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सर क्या साइंटिफिक लाइन है, आप ट्राई करके देखिए सर। आज ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख बंद कर लीजिए, एक रुमाल बांध लीजिए और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। चैलेंजिंग है सर, आपने कभी देखा नहीं ना सर, तो पहले दिन ऐसे थोड़ा दिख जाएगी। अगर हर आदमी को पहले दिन सांस दिख जाए, कहता नहीं नुसरत हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मंदिर मस्जिद तेरे मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे हैं ये दीवाने। कल मैंने आपसे वो डॉक्टर साहिबा के बारे में बताया कि उन्होंने अपने मुस्लिम पेशेंट को इस्लामिक वर्सेस सुनाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर मैं अच्छे अच्छे मुसलमानों से मिला हूं, एक से एक, लेकिन जब उनसे मोहम्मद का मार्ग बहुत सारी बात पता ही नहीं उन्हें। सही कर रहे हो, लिखा होगा कहीं। दूसरों को ब्लेम करते हो, ये परेशान कर रहे हो, वो परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर लो। दोनों को करना पड़ेगा सर, हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूं कि इस देश का दुश्मन विंस्टन आर्थर स्मिथ, इसके बाद मैं आऊंगा उस मुद्दे पर। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बना दिया ऑटोमन एम्पायर को शोले का ठाकुर। लंदन एग्रीमेंट 1913 एक हाथ काट डाला। लंदन एग्रीमेंट 1913 एक हाथ काट डाला। कौन सा? ईस्टर्न यूरोप छीन लिया। ट्रीटी ऑफ सेवरेस दूसरा हाथ काट डाला 1918। तब से टर्की शॉल ओढ़ के ठाकुर की तरह घूम रहा है।
तो उसको वीरू और जय नहीं मिल रहा है। कोशिश करता है पैलेस्टीन के मुद्दे पर वीरू और जय, एक ने वीरू बनने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, भाई साहब जो मार मारा था ना इजराइल की फोर्सेस ने, बताऊंगा आपको, पैजामा खींच लिया, नारा खींच लिया, दाढ़ी खींच, मारा, पटक पटक। इनकी हिम्मत नहीं सर, सर इनकी हिम्मत नहीं है कि इजराइल पर हमला कर दें। सर अगर ये कर दे ना, दफन कर दे इनको, इतनी ताकत उनके पास है। इनकी हिम्मत नहीं सर, जबरदस्ती तो वो कर रहे हैं सर, नो डाउट वो नहीं कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं सर, एकदम कर रहे हैं। आतंक तो वो मचा रहे हैं सर, इनकी हिम्मत नहीं सर। आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट, ये गए थे, इन्होंने अपनी भेजी थी एयर सेना, इतना मारा इनको दौड़ाकर। ये जो कौन थे अभी पाकिस्तान के मिनिस्टर जिन्होंने कहा हमने अपना एटम बम ऐसे नहीं बनाया है, कोई साहब हैं जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हमने अपना एटम बम रखने के लिए नहीं बनाया है, एटम बम पे बैठा के तुम्हें छोड़ाएंगे मार्स पे सब। इजराइल से लड़ोगे? इजराइल से? और इतना हमें तो ये नहीं समझ आ रहा, इतनी जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी पाकिस्तानियों ने, कहां है वो? तमाम सारा लश्कर उसका बना रखा, उधर भी भेज दो यार, हिंदुस्तान तो तुम्हारा अपना घर है। चीजों को एक सही नजरिए से देखना होगा सर, कोई बुरा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हम सबको अपना आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और उसका सबसे पहला कदम होगा एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत। दूसरा कदम होगा हमारे देश के उन महान शिक्षकों का रोल होगा। मेरे बड़े सारे शिक्षक भाई हैं, हमारे एक मित्र हैं अमित गर्ग जी, वो एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भारत दर्शन। आज मेरी उनसे बात हो रही थी अमित गर्ग जी की, तो उन्होंने कहा कि ओझा सर मैं भारत दर्शन सीरीज करना शुरू कर जाऊं और हर स्टेट पर एक एक दिन दूंगा, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की विशेषताएं, बड़ी प्यारी सीरीज है, आप देखिएगा जरूर सर। बोला, मैंने कहा सर कुछ तो करो सर, आप भी कुछ करो सर, इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा, लोगों का ज्ञानवर्धन होगा और भारत के लोगों को भारत के बारे में पता चलेगा। तो अब मैं उनसे बात करूंगा कि वो कब अपनी सीरीज शुरू करने का वीडियो मैं उनकी यहां पर डालूंगा। हमारे शुक्ला जी हैं, रंगनाथ शुक्ला जी हैं, उनसे मैंने कहा कि रामचरितमानस पर कुछ शुरू करिए, कुछ एक आध लाइन, एक आध पंक्ति, और धर्म के क्षेत्र पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। और मैंने इनसे यह भी कहा कि भारत का संविधान ही समझा दीजिए, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, तैयार है सर, मेरा कहानी बनाइए। शुक्ला जी हमारे तैयार है, ये भी आएंगे, एक एक दिन ये भी आएंगे, आपको भारत के संविधान की कहानी सुनाएंगे। अब ये ठाकुर का दोनों हाथ कैसे कटा? सर गब्बर तो मरेगा ही सर, और ये जो ठाकुर का हाथ कटा ये गब्बर की वजह से कटा, गब्बर पर्दे के पीछे है सर, कल बताएंगे गब्बर के बारे में, गब्बर पर्दे के पीछे है सर। और इन दोनों के बीच में एक घटना घट गई जिसने इजराइल के पैदा होने पर मोहर लगा दी, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। इजराइल तो बनना ही था सर, लेकिन इजराइल बनी इजराइल। हमें बड़े लोग कहते हैं आप जो है ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के सहयोगी, मैं हर उस आदमी को सपोर्ट करता हूं जिसके पास उपलब्धियां हैं, जिसने अपनी यूटिलिटी पैदा की है, जिसने संघर्ष किया है। यहूदियों ने संघर्ष किया है सर, उनकी एक गाथा है, 100 नोबेल प्राइज मिला है तो 98 यहूदियों के पास गया है, उसको कहां तक नकारोगे? मुझे हर उस आदमी से प्रेम है जिसने अपना वजूद पैदा किया है। जब मैं उस छोटे से मुल्क को देखता हूं ना सर, डॉट के बराबर अरब वर्ल्ड के बीच में, तो मुझे इतना उत्साह मिलता है कि बॉस संख्या से कुछ भी नहीं होता। कल बताऊंगा ठाकुर के हाथ कैसे कटे, और गब्बर तो पर्दे के पीछे है, सांभा आगे है। सांभा कौन? ब्रिटेन। सांभा आगे है, गब्बर पीछे है। गब्बर आएगा अभी बिग बैंग करते हुए, गब्बर विल बी बैक। सर अगर मजा आया हो तो उत्साह बढ़ाओ लोगों का सर, जान बचाओ लोगों की सर, भारत को बचाओ सर, बस यही आपका प्रेम है मेरे लिए। और आप निसंकोच होकर मुझे गाली दिया करो सर। यूट्यूब एक मित्र ने मुझे लिखा आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद कर दिया? सर मुझे गाली जो लिख रहे थे उससे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जो लोग मेरी तारीफ लिख रहे थे, यू आर लाइक गॉड, वहां मुझे टेंशन हो जा रही थी कि आप फर्जी चढ़ा रहे हो यार। ये सब मत लिखो, अगर मेरी तारीफ कमेंट में लिखने बंद कर दी जाए तो मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। जो लोग गाली लिख रहे थे, बड़ी बड़ी हमें वो उपाधियां दे रहे थे, उनसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। गाली देके डराओगे, बहुत सारे कुत्ते छत पे बंधे होते हैं, खूब भौंकते हैं सर, तो किसी घर में घुस के कुत्ते को मारोगे थोड़ी। किसी मित्र ने मुझे लिखा कि आपने कमेंट बॉक्स में वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, हम लोग को आप लगता कमेंट से डर गए। नहीं सर, आप तारीफ लिखना बंद करो, सिर्फ गाली लिखो, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूंगा सर। गाली से डर जाएंगे सर? गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया, यहां गाली किसको दिया? नहीं, गब्बर सिंह को। दाऊद को गाली देकर दिखाओ, मुंह में हाथ डालकर पूरा पैंक्रियास तक ले जाकर हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है, बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा है वो। ये तो ये देश है।
तभी तो यहां बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तो फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत है तो गाली देकर आओ। ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है। मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था, तो 3 लोगों ने गाली। पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देकर दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। पूर्वांचल में एक से एक बाहुबली हैं। लोग जब उनके सामने बता रहे भैया भैया, और मैंने तो कई सारे केसेस देखे कि बाहुबली कह रहा है कि आम बड़ा घटिया फल है। हाँ भैया बहुत घटिया है, और भैया आम नहीं खाना चाहिए, हैजा हो जाता है भैया। मैंने कहा आम खाने के लिए तुम बाहर मार कर रहे थे? 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा? ये अंबेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा, तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को कुंडा में देकर दिखाओ। ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, खोल के देखें। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। जय हिंद, कल फिर मिलेंगे।